बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब चैनल बाय राहील अहमद। और आज जो हम पेपर करेंगे जनाब, क्लास 11th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड का पेपर है 2019 का। और पास पेपर 2 जो है उसके एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी 2019, 18, 17 इनके पास पेपर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और ये बात भी मैं बता चुका हूँ कि पास पेपर्स में जो है वो एक से ज़्यादा वर्जन्स जो है वो अवेलेबल हुआ करते थे। तो वर्जन नंबर मतलब जो फर्स्ट वर्जन था स्टार्टिंग में जो होता है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके नीचे वाला जो था वो अब मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो एमसीक्यू नंबर 1, the circumradius of an equilateral triangle with length of a side 4 meter and area डेल्टा इन स्क्वायर मीटर इज़। तो एरिया का सिंबल है ये डेल्टा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। उसका सरकम रेडियस जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हर साइड की लेंथ जो है वो 4 मीटर हो तो सरकम रेडियस जो है उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो इसके लिए स्लाइड है यहाँ पे मौजूद, सॉल्व किया हुआ है इसको मैंने। तो ए बी और सी तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 4 मीटर वैल्यू दी हुई है और एरिया जो है उसने हमें बस कहा हुआ है कि मीटर स्क्वायर में है। मीटर स्क्वायर यानी कि इसका यूनिट दिया हुआ है, हमें कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो डेल्टा ही है बस। और आर जो है इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा सरकम रेडियस के लिए। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू सेम है तो 4 4 4 लिख दिया हमने यहाँ पर। और जनाब 4 डेल्टा ये फार्मूले का है तो 4 डेल्टा लिखा, एक 4 से ऊपर वाला 4 कैंसिलेशन हो गई, 4 4 से 16 आ गया तो 16 अपॉन डेल्टा। इस तरह से ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है, लास्ट ऑप्शन 16 अपॉन डेल्टा। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की जानिब। एमसीक्यू नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है हमें और ये इक्वल है पाई बाई 2 माइनस में एक्स के। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स के लिए हमने जो है फॉर्मूले को अरेंज कर लेना है और बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इजीली इसको जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कैलकुलेटर होता है वो डिग्री मेजरमेंट में जो है वो कैलकुलेशन कर रहा होता है। बाकी अगर रेडियन में आप करना चाहते हो तो आपने फिर उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा रेडियन मोड को, तभी जो है वो रेडियन में कैलकुलेशन करेगा। तो फ़िलहाल हम जो है वो डिग्री वाला से ही कर लेते हैं। देखिए पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री और जब माइनस में एक्स को आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली जब ये माइनस में जब ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को आप दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। यानी हमें 90 डिग्री माइनस में साइन इनवर्स 1/2 करना है। तो ये बाय यूजिंग कैलकुलेटर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये होगा। तो ये 90 और फिर माइनस, उसके बाद फिर साइन इनवर्स, शिफ्ट के साथ आप साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। और 1/2 हमें दिया हुआ था यानी कि 0.5, तो 0.5 मैंने टाइप कर दिया। तो ये फाइनली 60 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये 60 डिग्रीज़ में है आंसर। तो 60 डिग्री का मतलब रेडियन में हमें बताना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो रेडियन वाले अवेलेबल हैं। तो ये 60 का मतलब होता है पाई बाय 3, ठीक है। तो ऑप्शन ए पाई बाय 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की जानिब। व्हाट इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos x इक्वल्स टू 1। तो cos x इक्वल्स टू 1 जो है जब आप cos की वैल्यू 1 जो है वो 0 डिग्री पर होती है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली जो इसका सोल्यूशन है तो 0 डिग्री पर होती है। तो जनरलाइज में हमें बात करनी होती है और 2 पाई जो होता है वो इसका होता है पीरियड। तो जब भी हम जनरलाइज सोल्यूशन की बात करते हैं, जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें हम 2n पाई जो है यानी पीरियड जो होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो हम उसमें ऐड करा देते हैं। तो 0 डिग्री पे आंसर आएगा देखिए 1, तो 0 प्लस 2n पाई जब आप करोगे तो 2n पाई ही रह जाएगा सिर्फ। और n कोई भी इंटीजर हो सकता है यानी कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई नेगेटिव नंबर -1 -2 इस तरह से भी हो सकता है, या कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो इंटीजर्स में आपको पता है सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे पॉजिटिव नंबर सब शामिल होते हैं। तो ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। अब एमसीक्यू नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ रैशनल। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो रैशनल है जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो ई जो होता है ये तो नेचुरल लॉग का बेस होता है, और ये आपको सबको पता है, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि ये एक रैशनल नंबर होता है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रैशनल ही रहेगा, ये रैशनल नहीं बनेगा। उसके बाद अंडर रूट 3/2, 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स का जब रेडिकल लेते हैं तो एक इर्रेशनल नंबर ही हमें मिलता है। पाई ये हमें पता है इर्रेशनल नंबर है। अब लास्ट ये ऑप्शन जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको जूम करके कि ये है क्या। जी ना, कोशिश करते हैं अगर नज़र आ जाइए हमें तो। हम्म जी जनाब, लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ये अंडर रूट 12/75 है। तो अंडर रूट 12/75 को आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन में आपके पास आएगी वैल्यू। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो स्क्वायर रूट और ये फ्रैक्शन ले लिया हमने, अंडर रूट 12/75 था। जी हाँ, तो ये 2/5 आ रहा है। इसका मतलब दिस इज़ द रैशनल नंबर, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/5 है। ठीक है। जी जनाब, तो अंडर रूट 12/75 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। इसमें आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 3 - 4 i/4 + 3 i, इसका आपसे मॉडुलस कैलकुलेट करने का कह रहे हैं। तो ये भी आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो कर सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन मैं इसको जो है मैंने मैनुअली भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जी जनाब, यहाँ पर ये रहा। तो 3 - 4 i/4 + 3 i ये हमारे पास गया हुआ था, सवाल था ये हमारा। एक बार और चेक कर लेते हैं। जी जनाब, 3 - 4 i/4 + 3 i। जी जनाब, तो ये सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट कर देना है। डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ लिखी है इसकी साइन चेंज कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। 4 + 3 i की जगह हमने 4 - 3 i से मल्टीप्लाई डिवाइड या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। फिर उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है +b - b का, a² - b² हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो यहाँ लिख दिया है हमने। सिमिलरली यहाँ सारी सिंप्लीफिकेशन की है, और फाइनली हमारे पास आ रहा है माइनस में आयोटा। अब हमें इसका मोड कैलकुलेट करना है, तो मोड z यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस b यानी कि इमेजनरी पार्ट के साथ जो वैल्यू लिखी है, आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर। तो a यहाँ पे रियल पार्ट 0 था तो 0 का स्क्वायर हो गया, और आयोटा जो था वो माइनस में गिवन है तो -1 मैंने वैल्यू लिख दी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 फाइनली इसका आंसर आएगा। अब बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप कैसे करोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा, देखिए मोड से आपको कॉम्प्लेक्स मोड जो है वो सिलेक्ट करना है, और जो आपके पास कैलकुलेटर होता है उसमें भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी ये मोड अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है यहाँ से अब ले लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से। अब यहाँ से हमें सेलेक्ट करनी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब लेट्स सी कि यहाँ पे कहाँ है वो एब्सोल्यूट। जी जनाब, तो शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है HYP का जो बटन है यहाँ पर, इसके ऊपर ABS लिखा हुआ है, ये मोड का सिंबल आ जाएगा। अब आपका जो कैलकुलेटर होगा उसमें आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर ये ABS एब्सोल्यूट वाला जो ऑप्शन है कहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं फ्रैक्शन प्रेस करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो 3 - 4 आयोटा था न्यूमरेटर में, आयोटा। जनाब आयोटा कहाँ से आएगा आप देख लेते हैं, आयोटा कहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जी, शिफ्ट के साथ ही मैंने प्रेस किया, ENG के ऊपर लिखा हुआ है आयोटा। ठीक है,
उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में और यहाँ पे अब लिख देंगे हम 4+3 और फिर ये शिफ्ट के साथ ENG वाला बटन प्रेस कर देंगे तो आउट आ जाएगा। इक्वल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, देखें डायरेक्टली उसने खुद ही आंसर दे दिया है। तो ये आपको इक्वल का साइन फिर वहाँ प्रेस करना पड़ेगा अपने कैलकुलेटर में, वो डायरेक्टली नहीं करता है। तो इक्वल का साइन जैसे प्रेस करेंगे आप तो 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पे देखें मॉडुलस आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से आप डायरेक्टली जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के वो साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, अब वापस चलते हैं जनाब अपनी स्लाइड पर। तो MCQ नंबर 6 की अगर हम बात करें, अब इसमें वो आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इक्वल टू द सेट n बिलोंग्स टू z सच दैट n स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में n। तो सेट बिल्डर नोटेशन में ये लिखा हुआ है, एक सेट हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि n जो है वो एक इंटीजर है और इस तरह का इंटीजर है कि जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस में n के बराबर आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर करने से हमें ज़ीरो ही मिलेगा। अब ज़ीरो के साथ माइनस प्लस तो लगा ही नहीं सकते, तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है एक तरह से। अब अगर -1 अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 आएगा। तो प्लस में 1 आपने लिख तो दिया, लेकिन ये माइनस में स्टार्टिंग में इसलिए लिखा हुआ है कि ये माइनस में जो हमारे पास n की जो वैल्यू होगी, अब वो हमने यहाँ जो पुट की थी वो -1 थी, तो माइनस में 1 और ये वाला माइनस मिलके वापस से +1, यानी जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वही चीज़ हमें शो कर रहा है यहाँ पर ये। तो इस तरह से ये 0, -1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 0, -1 ये जो सेट है हमारे पास ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी जो हैं ये कोई भी इसमें से सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखिए एम्प्टी सेट उस वक्त होता है अगर कोई भी एलिमेंट जो है सेटिस्फाई ना कर रहा होता, तो 0 और -1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फाई नहीं हो सकता। अब इसमें बाकी वैल्यूज़ अगर आप पुट करके देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर आपने -2 रखा, तो -2 का अगर आपने स्क्वायर किया तो आपके पास आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे रख दिया 4 आएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में n। 1 वाले केस में ये होता है कि 1 की आप जो मर्जी पावर लगा दो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे। लेकिन अगर आप कोई और वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो उसका स्क्वायर करने पर ऑब्वियसली वो चीज़ हमें वापस नहीं मिलती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। सिमिलरली ऑप्शन डी में भी यही सारी जो है सूरत हाल है। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 7 की जानिब। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज़। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं गलत ऑप्शंस हैं सारे के सारे। बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है और ये लाइन वहीं से दी हुई है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सेमी ग्रुप होता है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, तो यहाँ पे ये गिवन है, देखें ये लिखा हुआ। तो सेमी ग्रुप के लिए पहले तो दो कंडीशन बताई हुई है कि क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, यानी एडिशन के लिहाज से क्लोज है नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी दो नेचुरल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। और ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए, तो एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है जनाब। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये एग्जांपल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज़ अ सेमी ग्रुप एंड इज़ क्लियरली क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ सेटिस्फाई हुई है, तो बोथ द कंडीशन फॉर अ सेमी ग्रुप आर सेटिस्फाइड। और अगर बात करें हम मोनोइड की, तो मोनोइड नहीं है ये बात भी यहाँ पे बुक में ही मेंशन है। पेज नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे लिखे हुए, तो आप खुद से इन पेजेस पर जाके जो है देख सकते हो। तो बुक में पेज नंबर 73 पर ये मौजूद है, नोट एन इज़ नॉट अ मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिकॉज इट हैज़ नो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ज़ीरो होता है और ज़ीरो जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, इसी वजह से जो है ये मोनोइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है, तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं मोनोइड होने के लिए, तीन कंडीशंस होती हैं। यानी जी इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो है उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एडिशन के लिहाज से ज़ीरो होता है, ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्योंकि नहीं होता, तो इसी वजह से ये थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई क्योंकि नहीं हो रही है, तो इसी वजह से ये मोनोइड हम इसको नहीं कह सकते। तो फिर आगे वाली कहानी तो हो ही नहीं सकती ग्रुप वाली, और क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो फिर वो ग्रुप की तरफ हम बढ़ते ना, तो मोनोइड ही नहीं है तो ग्रुप कैसे हो सकता है। ठीक है, बाकी एबिलियन ग्रुप कह रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रुप है ही नहीं, तो एबिलियन की बात तो फिर आप छोड़ ही दें। एबिलियन कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि कम्यूटेटिव होती है, एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो उसने एबिलियन ग्रुप लिखा हुआ है, अगर सिर्फ एबिलियन कह रहा होता तो ठीक था।
चलिए अब एमसीक्यू नंबर 8 की बात करते हैं। तो यानी कि रॉन्ग ऑप्शंस थे, तो यहाँ पे जब ये अगर पेपर दिया गया होगा तो सबको +1 दिया गया होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए हुए हैं इन्होंने। अब एमसीक्यू नंबर 8 देख लेते हैं। लेट ए एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए कंडीशन होती है कि दो मैट्रिक्स जो हैं जब उनको आप प्रोडक्ट लें उनका, तो उनका जो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म्स हैं सारी ज़ीरो हो, तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहला रहा होता है। लेट ए एक्स इक्वल्स टू 0 बी अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि रैंक जो है मैट्रिक्स ए का वो नंबर ऑफ़ जो अननोन्स उसमें मौजूद हैं उससे कम है, लेस है। तो वो कह रहे हैं कि सिस्टम जो है उसके सॉल्यूशंस किस तरह के होंगे। तो ये सारी बातें आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएंगी। ये मैं बता देता हूँ आपको। जी जनाब, ये पूरा पेज मौजूद है रैंक के लिहाज से, कि रैंक किस तरह से जो है वो सोल्यूशन पे जो है असरअंदाज हो रहा होता है। तो देखिए ये है हमारे पास पैराग्राफ, और बुक का पेज नंबर मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ जनाब, ये मुझसे गलती हो गई है। तो अब बहरहाल यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। मैट्रिक्स चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी लिखी हुई। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैट्रिक्स चैप्टर में ये टॉपिक आप देख लीजिएगा, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा सारा। Thus, a system is consistent and has infinitely many solutions if the rank of the coefficient matrix and augmented matrix of system are equal, but the rank is less than the number of variables in the system. Number of variable and number of unknown एक ही बात होती है। तो रैंक जो है अगर नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाए तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर? और ये देखें, ये टॉपिक है जो आपने देखना होगा 3.11.1 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इसके आसपास, यानी कि इससे पहले वाला पेज पे आपको मिल जाएगा रैंक वाली बात। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 ये होता है जनाब हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं ये। और इनका जो है 0,0,0 ये इनका ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, और ऑलवेज़ कंसिस्टेंट होता है ये सिस्टम। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इनकन्सिस्टेंट हो। इनकन्सिस्टेंट मतलब सोल्यूशन पॉसिबल ही ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं वो कहलाते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। एनी अदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 अदर देन द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के। ए एक्स इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को, और एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन 0,0,0, और ये हमेशा पॉसिबल होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट होती हैं क्योंकि ये इक्वेशंस। और इसके अलावा जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो जनाब इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने इसमें बता दी हैं आपको, उसमें सिर्फ उसने सॉल्यूशंस के बारे में पूछा था। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इज़ द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, एक बहुत लंबा चौड़ा सा आपके सामने एक लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, और आपसे उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ये ट्राइंगुलर जो है कहलाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वैसे जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। जो एलिमेंट लिखे हुए हैं आपके सामने 1, 3, 2, -2 और 4, ये वाला जो डायगोनल होता है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल भी कह रहे होते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा अगर एलिमेंट्स क्या हो रहे हो, ज़ीरो हो रहे हों, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ भी ज़ीरो हो सकते हैं, तो फिर ये हमें डायगोनल मैट्रिक्स हमें जो है कहला रहा होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, ऊपर वाले सारे ज़ीरो हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, तो ये कहला रहा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नीचे वाले हमारे पास ज़ीरो होंगे और ऊपर वाले जो हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे, तो तब ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर। तो फ़िलहाल जो हमारे पास है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भले वो अपर हो या लोअर हो या वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का बहुत आसान सा तरीका है कि आपने प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एंट्रीज़ मौजूद हैं उन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, भले वो अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है। तो जो ये कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा ये। फिर -8 को 3 से करेंगे तो -24, और 1 ज़ा फिर दोबारा -24, तो -24 इज़ द करेक्ट आंसर। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बस इसमें ये मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए था कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेने पर आपको डिटर्मिनेंट मिल जाता है। अब एमसीक्यू नंबर 10 की जानिब चलते हैं हम। इसमें आपको एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल गिवन है, और डिग्री 3 का है ये पॉलिनॉमियल, सच दैट F1 एफ जो है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, F2 की वैल्यू भी 0 आ रही है, और F0 की वैल्यू भी वो कह रहे हैं कि इसी के बराबर आई, यानी 0 ही होगी।
यानी कि F1, F2 और F0 की फॉर्म में उसने हमें पॉलिनोमियल की जो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेंगी, जो उसके ज़ीरोज़ हैं, वो हमें उन्होंने दिए हुए हैं। यानी कि x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू 1, ये 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब इन 3 वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हमने जो है पॉलिनोमियल वापस से फॉर्म करना है। तो ये मैंने यहाँ पे जो है सॉल्व इसको किया हुआ है जनाब, ये रहा MCQ नंबर 10। तो देखें x इज़ इक्वल टू 0, x x इज़ इक्वल टू 1 था, तो जब आप उसको अरेंज करेंगे तो x माइनस 1 बन जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 2 था, तो x 2 को जब दूसरी तरफ लाएंगे तो x माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 3 वैल्यूज़ हमें मिल गए, फैक्टर्स मिल गए। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो चीज़ मिलेगी वो कहलाएगी आपकी पॉलिनोमियल। तो एक्स क्यूब माइनस में 3x² प्लस में 2x इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। तो यानी कि यहाँ से आपको ये फैक्टर्स गिवन थे, x की वैल्यूज़ गिवन थी, उनको आपने मल्टीप्लाई करना था, तो आपको ये पॉलिनोमियल वापस मिल जाएगा। अब MCQ नंबर 11 है, व्हाट आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस में x की पावर माइनस में 2 है, माइनस में 2 इज़ इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं जनाब। अब इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। MCQ नंबर 11, x² था प्लस में x की पावर माइनस 2 थी, माइनस में 2 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/x की पावर 2 हो जाएगी। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो फार्मूला मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है। उसके बाद फिर हमने माइनस 1/x को दूसरी तरफ भेज दिया है, x इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा ये। और फिर हमने किया है जनाब इसके अंदर एक्स को यहाँ भेजा है, x² हो गया है और स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो फिर ये प्लस माइनस 1 इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से प्लस माइनस 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। उसके बाद जनाब अगला है MCQ नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स मे बी द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ द एक्सप्रेशन x² अपॉन 1 माइनस x² इंटू 4 प्लस एक्स। तो अगर हम टोटल डिग्री देखें मल्टीप्लाई होने के बाद हमें मिलेगी वो, तो x की पावर नीचे 3 बनेगी और ऊपर है x की पावर 4 है जनाब। एक मिनट, क्या है ये, सॉरी x² है। एक सेकंड, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आप इजीली देख लो। देखिए ये x² है, पावर लेस है, यानी कि नीचे पावर ज़्यादा है और ऊपर पावर जो है वो कम है, यानी कि ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में मौजूद है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलरेडी है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है अगर नहीं होती तो जनाब देखिए हम नीचे यहाँ पे देखें 4 प्लस एक्स एक लीनियर फैक्टर है और 1 माइनस x², इस पे फॉर्मूला अप्लाई जब आप करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बनेगा। तो 3 फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर हैं तीनों के तीनों, 4 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो देखिए 4 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और ए बी और सी जनाब इसके लिए हमें चाहिए होते हैं सिंगल वेरिएबल्स। तो ये जनाब हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। बाकी सारे के सारे जो हैं ये गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया नीचे वाले फैक्टर्स के अंदर। क्लियर, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद MCQ नंबर 13 है, AM और GM वो कह रहे हैं बराबर है, अरिथमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है, वो इक्वल हैं। वो कह रहे हैं a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दें कि क्या होगी। तो ये सॉल्व किया हुआ जनाब हमने, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों के फॉर्मूले इक्वेट करवा दिए हमने। यहाँ पे प्लस बी अपॉन 2 होता है अरिथमेटिक मीन और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है प्लस माइनस में ज्योमेट्रिक मीन, और स्क्वायरिंग नहीं, पहले हमने 2 को यहाँ से दूसरी तरफ मूव कराया तो ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। उसके बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करवाया है, तो स्क्वायरिंग जब आप कराएंगे तो नेगेटिव चीज़ भी पॉजिटिव ही बन जाएगी। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4 टाइम्स ए बी, तो 2 के ऊपर जब पावर आएगी तो 4 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट स्क्वायर पावर से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से ये 4ab आ गया। फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने, a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया, 4ab दूसरी तरफ आ गया माइनस में हो गया, माइनस में 4ab प्लस में 2ab, ये माइनस में 2ab बन गए। उसके बाद ये माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, 0 के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से ये 0 जो है इसका आंसर होगा। 0 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ नंबर 13। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 14 की तरफ। MCQ नंबर 14 में हमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ के हवाले से सवाल दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है माइनस में 1 और जनरल टर्म दी हुई है इसकी हमें an इज़ इक्वल्स टू n प्लस a n माइनस 1। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड द सम S3, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं उनका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी MCQ नंबर 14 फर्स्ट टर्म लिख ली है, जनरल टर्म लिख ली है। अब
सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें n की वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगी, तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 2 माइनस वन की फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म -1 थी, फर्स्ट टर्म यहाँ पुट की तो 2 माइनस वन ये 1 आ गया, तो A2 की वैल्यू आ गई 1। अब A3 की बात कर लेते हैं, तो n की जगह हमें 3 पुट करना पड़ेगा, कर दिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पे A3 - 1 जब आप करेंगे तो सेकंड टर्म आ रही होगी, सेकंड टर्म हमारे पास है 1, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको कर दिया, तो 3 + 1 ये 4 आ गया। अब हमारे पास एक है -1, एक है +1 और दूसरा है 4, तो इन सबको ऐड कर लिया हमने, तो -1 से +1 कैंसिल, 4 आ गया हमारे पास। तो सम जो है फर्स्ट 3 टर्म्स का उसका 4 आ रहा है, तो इस तरह से 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। अब हम बात करेंगे MCQ नंबर 15 की। इनमें हाउ मैनी वेज आर क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स इफ़ द कैप्टन मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच वे। तो कैप्टन को मस्ट इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब हमारे पास अब रिमेनिंग, यानी एक तो पहले से सिलेक्ट हुआ है कैप्टन, तो 15 में से हमारे पास रह गए 14 प्लेयर्स, ठीक है। और जो हमें सेलेक्ट करने हैं, पहले थे तो वो 11, लेकिन अब वो कितने रह गए, क्योंकि एक तो फिक्स कर दिया हमने, तो अब अपन रह गए हमारे पास 10, ठीक है। तो 14 कॉम्बिनेशन हमारे पास 10 बनता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन इसने जो है वो कॉन्सेप्ट आपका चेक किया है कि n कॉम्बिनेशन r जो है वो इक्वल होता है n कॉम्बिनेशन n माइनस आर के। तो n ये है हमारे पास, r ये है हमारे पास, ठीक है। और हमारा जो केस था उसमें हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 14 बन चुकी है, और r जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 10 बन चुकी है। तो इस तरह से 14 - 10 जो है हमारे पास वो 4 बनता है, तो 14 कॉम्बिनेशन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक वैल्यू हमें फ़िक्स करनी है, उस लिहाज से n की वैल्यू भी जो है वो 15 के बजाय 14 हो जाएगी, और r की वैल्यू 11 के बजाय 10 हो जाएगी, और फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो ये आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है। अब MCQ नंबर 16 है, अ कॉइन इज़ टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार जो है कॉइन को टॉस किया गया है, उछाला गया है। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि दैट ऑल टू विल बी द सेम, कि इस बात की क्या चांसेस हैं कि दोनों बार जो हमारे पास टॉस आएगा वो सेम आएगा, इस बात के हमें चांसेस बताने हैं। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है जनाब, इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। MCQ नंबर 16 ये रहा। तो ये पहला टॉस हमने किया, इसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। दूसरा टॉस किया हमने, इसमें भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये जनाब दोनों बार हेड आने के चांसेस, दोनों बार हेड आ गए, दोनों बार हेड, एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, यानी पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, और या फिर दोनों में टेल आ गए। तो अब टोटल जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है, यानी जो टोटल जो इवेंट्स हैं, 4 बातें हो सकती हैं, 1 2 3 4, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास है 4। और इवेंट जो हमारे पास सेम वाले जो हमारी रिक्वायरमेंट है, देखिए सेम, या तो हेड और हेड भी आ सकता है, टेल और टेल भी आ सकता है। तो 2 हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं, 2 इवेंट्स ऐसे हैं जो आ सकते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 जब आप करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ की 1/2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने कैलकुलेट किया है। अब MCQ नंबर हम कर लेते हैं 17। तो ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हो इजीली, कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ये हमें 7 कॉम्बिनेशन 0, 7 कॉम्बिनेशन 2, 4 एंड 6। तो 7 कॉम्बिनेशन 0 से लेके 7 कॉम्बिनेशन 6 तक इवन कॉम्बिनेशन सारे हमें ये कैलकुलेट करने हैं। तो ये आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर इजीली कर सकते हो, मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको इसको एक बार। तो ये डिवाइड का जो सिंबल होता है, इसके ऊपर ये देखें आपको येलो कलर से लिखा हुआ नज़र आएगा NCR, इसका मतलब है n कॉम्बिनेशन R। तो शिफ्ट के साथ हम इसको प्रेस करते हैं, तो पहले आपने जो है वो n वैल्यू लिख लेनी होती है, 7 लिखा मैंने। उसके बाद शिफ्ट के साथ मैंने कॉम्बिनेशन यानी डिवाइड वाला सिंबल प्रेस किया, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब R वैल्यू प्रेस कर देंगे, तो 0 थी हमारे पास, तो इस तरह से ये फिर प्लस था, उसके बाद फिर 7, और शिफ्ट के साथ फिर दोबारा कॉम्बिनेशन, और फिर ये 2, उसके बाद प्लस, फिर 7, फिर शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन, और देन 4, उसके बाद प्लस, फिर 7, फिर शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन, और फिर ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास जनाब 7 कॉम्बिनेशन 0 से प्लस पूरा, मतलब पूरा सॉल्व होके हमारे पास 64 इसका आंसर आ रहा है, 64, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जी जनाब, ठीक है। तो
7 कॉम्बिनेशन 0 से लेकर, फिर ये 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, उसके बाद ये 64 इसका आंसर आ रहा है। अब एमसीक्यू नंबर 18 देखते हैं। इसमें रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल लिखा हुआ तो है, लेकिन ये गलती से इन्होंने डिग्री में दे दिया है यहाँ पर, तो ये गलत लिखी हुई है। पा जनाब अपने डिग्री को पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 40 डिग्री को, और फिर जो है आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे। आपसे वो रेडियस ऑफ द सर्कल इसमें इन्होंने 3 मीटर दिया हुआ है, आपको एंगल आप कन्वर्ट करके लिखेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 r² थीटा। थीटा में 40 डिग्री गिवन था, तो 40 को मैंने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में, तो ये 40π/180 आ गया है मेरे पास। आर हमें गिवन था 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 लिखा हुआ था, लिखा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन सारी आप करेंगे तो 3 का स्क्वायर देखें 9 आएगा, तो 9 से 9 2 18 हो जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से ये वाला 2 कैंसिल है हो जाएगा, तो सिर्फ पाई बचेगा यहाँ पे। तो पाई मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। तो पाई स्क्वायर मीटर इज़ द आंसर। दिस इज़ द आंसर एमसीक्यू बी, ऑप्शन बी। अब एमसीक्यू नंबर 18 की जानिब चलते हैं। बुक में पेज नंबर 395 पर आपको ये रेंज और डोमेन वगैरह सारी मिल जाती हैं। तो टेंजेंट के लिए हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो उसकी रेंज होती है। अब एमसीक्यू नंबर 20 की बात कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्राइमरी पीरियड ऑफ 1/3 cos kx इज़ 2π/3। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा चेंज करके इसने पूछ लिया है हमसे। अमूमन होता ये है कि हमें जो है वो पीरियड फाइंड आउट करना होता है, जबकि इसने यहाँ पे उल्टा हमसे पूछ लिया है कि पीरियड उसने हमें दे दिया है और आपसे पूछा कि के की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये जो है वो अप्लाई करना है दिमाग कि अब बैक साइड यानी कि रिवर्स किस तरह से किया जाए उसको। ठीक है, यानी सारे ऑप्शंस जो है आप एक बार करके देख लो सॉल्व, तो जो है सेटिस्फाई कर रहा हो, जिस तरह से आप पीरियड फाइंड आउट करते हो, तो वही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखें ये cos kx वाला मैंने लिखा, देखिए 1/3 स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है इसका तो कोई रोल नहीं होता हमारे पास, सारा जो रोल है वो सिर्फ फंक्शन का है। तो cos लिखा मैंने, उसके बाद फिर ये मैंने लिखा यहाँ पे 3x प्लस में 2π, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से 3 ज़बरदस्ती कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, ज़बरदस्ती कॉमन जब निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2π/3। ठीक है, तो x प्लस 2π/3, तो ये जो हमारे पास होता है ये 2π/3, दिस इज़ द पीरियड। तो यही हमें वहाँ पे गिवन था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपने ये अप्लाई किया है कि जो आपको यहाँ पे पीरियड गिवन होता है वो यहाँ पे ऐसा मल्टीपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ये 3x वाली फॉर्म में यानी कि हमारे पास आना चाहिए। तो k की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी। तो 3 इज़ द वैल्यू, इसलिए 3 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। क्लियर है, तो इस तरह से ये आपने करना था। तो टोटल 20 एमसीक्यूज़ थे, सब हमने कर लिए हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं वीडियो पर, आई डोंट नो कैसा क्यों है, हालांकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये वजह हो सकती है कि मेरे पास ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो कराची बोर्ड के हवाले से हैं, फेडरल बोर्ड के इतने ज़्यादा मतलब व्यूवर्स हो सकता है कि ना हो। तो जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाजमी तौर पे शेयर करें अपने सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आप कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि जो आपको मुश्किल लग रहा है जिसमें मैं वीडियो बनानी चाहिए। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक आप हमें बता सकते हो 9 से लेकर 12 तक क्लासेस के लिए। तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।